हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ चुके थे और इंडस्ट्रियल मेथड में हमने आप लोगों को वर्क-लेड आइट मेथड एंड पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस को कंप्लीट बता दिया था। अब एक इसमें लैब प्रोसेस जो है, लैब मेथड है नाइट्रिक एसिड का, वो लैब मेथड एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, लैब मेथड को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो इसमें बेटा कुछ नहीं था, हमने आपको बताया था कि एक रिटार्ड है, इस तरीके से एक रिटार्ड होता है, उसमें ही साथ में ही एक यूट्यूब लगी होती है और ये एक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसको बस याद रखेंगे इस तरीके से। इसमें एक क्या होती है, ये रिटार्ड है और इसको हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं बर्नर से। बर्नर लगाकर इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर साल्ट पीटर और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर ले लेते हैं, H2SO4 और NaNO3, या फिर हम क्या ले लेंगे, KNO3 ले लेंगे। इस मिक्सचर को यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा, कंडेंस करने का काम करेगा और यहाँ पर जो है उसका कलेक्टिंग फ्लास्क लगा देंगे। कलेक्टिंग फ्लास्क मतलब जो जिसमें हमें इकट्ठा करना होता है उसको लगा देंगे। रफली डायग्राम बना रहे हैं, बना चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट था कुछ। तो जब हम इसको हीट करेंगे, बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे, तो इसमें ये रिएक्शन हो जाती है NaNO2 और या फिर KNO2 होगा, KNO3 सॉरी 3 है। ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर, क्या करने पर, हीट करने पर, और यहां बन जाएगा HNO3 और साथ में बन जाएगा इसके NaHSO4 यहां पर HNO3 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा KHSO4 ये बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं, ध्यान दो, जब हम सोडियम नाइट्राइट यानी चिली साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर यानी साल्ट पीटर को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड, जिसे कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं। मेथड में कुछ नहीं लिखना होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे ने पूछा था तो मैं हिंदी में समझा दूं एक बार। कुछ नहीं बेटा इसमें लिखना है, सीधे यही लिखोगे, सर्वप्रथम उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं और ये एक रिटार्ड है, रिटार्ड के अंदर हम सल्फ्यूरिक अम्ल और साल्ट पीटर का मिश्रण लेते हैं यानी मिक्सचर लेते हैं और उसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे संघनित्र द्वारा, ये संघनित्र है, क्या है ये, संघनित्र, जिसे संघनित्र द्वारा संघनित करके ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को आप समझ जाएंगे, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे, ठीक बेटा। एक मिनट, थोड़ा माइक डिस्टर्ब है, हाँ अब सही है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, सर्वप्रथम उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, तत्पश्चात सल्फ्यूरिक अम्ल और साल्ट पीटर के मिश्रण को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिसे संघनित्र द्वारा संघनित करके ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेते हैं। यही एक विधि थी जो आराम से आप समझ गए होंगे। अब देखो, औद्योगिक विधि चाहे आप वर्क-लेड और आइट विधि से बनाए हो या फिर आप प्रयोगशाला में बनाए हो, जो बना हुआ नाइट्रिक अम्ल होता है वो लगभग 50 से 60% तक सांद्र होता है, अर्थात वो तन विलयन होता है। ठीक है, तन विलयन होता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है वो तन विलयन है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, उसे हमें कम करना है। मतलब हम आपको बता रहे हैं जो हमें मिला है, जो हमने निकाला है वो 50 to 60% कंसंट्रेट है, 50 to 60% है। हमें ये इतना सांद्र है, हमें इसको ले जाना है 100% पर। तो 100% करने के लिए हमें इसका कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड आ गया दिमाग में, कैसे, नाइट्रिक एसिड होना चाहिए ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अब आप हेडिंग डालेंगे नाइट्रिक अम्ल का सांद्रण। ठीक है, HNO3 का सांद्रण हमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। H2SO4 HNO3 का सांद्रण हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो कैसे हमें जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त नाइट्रिक अम्ल, ये जो प्राप्त नाइट्रिक अम्ल है ये बेटा कितना है, 50 से 60% तक कंसंट्रेट है, यानी सांद्र है, इतना ये सांद्र है।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में प्रभाजी आसवन बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। तो सबसे पहले हम इसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन करेंगे तो हमें आगे एक जो मिडिल इसका जो भी पार्ट मिलेगा उसका मिडिल पार्ट, देखो एक चीज ऐसी होती है जो नाइट्रिक एसिड होता है, अगर 68% नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर मिल जाए तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है स्थिर क्वाथी विलयन बना लेता है, और ये दोनों समान क्वथनांक पर इनका बॉइलिंग होते हैं, मतलब उबलते हैं। तो इसलिए इनको सेपरेट करना और कठिन काम हो जाता है, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन पर ले जाना। तो करते क्या है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर जो हमें मिडिल पार्ट प्राप्त होता है, जो मिडिल पार्ट प्राप्त होता है यानी जो मध्य भाग हमें मिला है, उस मध्य भाग को बेटा हम अलग कर लेते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। और अलग करने के पश्चात इसके अंदर हम क्या करते हैं, H2SO4, ये जो मिडिल पार्ट है इसको हमने अलग कर लिया, और अलग करने के पश्चात इसके अंदर हमने H2SO4 ऐड किया, और उतना ही H2SO4 ऐड करते हैं जितना कि ये है। तो इतना H2SO4 जब ऐड कर देते हैं, फिर इसके बाद फिर ये सोल्यूशन मिल गया H2SO4 ऐड करने पर। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम फिर से डिस्टिलेशन करते हैं, और फिर डिस्टिलेशन करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता है उसके अंदर डिस्टिलेशन किया, और डिस्टिलेशन के बाद जो भी मिला, इसके बाद हम इसके अंदर सॉलिड CO2 पास करते हैं। क्या पास करते हैं, सॉलिड CO2। अब देखो इसके बाद इसमें H2SO4 मिलाकर डिस्टिलेशन करने पर यहां से बेटा वाटर की इंप्योरिटी दूर हो जाती है, काहे कि वाटर की जो इंप्योरिटी होती है वो लगभग दूर हो जाती है, निकल जाती है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हम सॉलिड CO2 पास करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड की NOx लिख देता हूं, इंप्योरिटी निकल जाती है। जो NOx की इंप्योरिटी हैं वो सारी इंप्योरिटी यहां से गायब हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हमें यहां मिलता है, अब जो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है वो लगभग जो भी नाइट्रिक एसिड यहां पर अब हमें मिलेगा, इतना सब करने के बाद वो लगभग 98% कंसंट्रेटेड होगा। कितना होगा, 98% कंसंट्रेटेड होगा। अब इसके अंदर इसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर पर, फ्रीजिंग मिक्सचर में, जो फ्रीजिंग मिक्सचर है मतलब जो ठंडा करने वाला है फ्रीजिंग मिक्सचर, उसके अंदर इसको हम कूल करेंगे। तो कूल करने पर हमें इसके क्रिस्टल मिल जाएंगे, और वो 100% हमें क्या मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा, और वो -41.3 डिग्री सेल्सियस पर, इतने टेम्परेचर पर इसके HNO3 के क्रिस्टल बन जाएंगे। HNO3 के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे, और इन क्रिस्टल्स को बेटा हम अलग कर लेंगे। इस प्रकार जो ये क्रिस्टल बने हैं ये लगभग 100% प्योर नाइट्रिक एसिड होगा, 100% प्योर नाइट्रिक एसिड होगा। तो इस प्रकार नाइट्रिक एसिड का हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। फिर से बात को समझो, From the above method, sulfuric acid is obtained is 50 to 60% concentrated, 50 to 60% concentrated, which is involved in fractional distillation, and middle part is obtained. And middle part is obtained. In middle part, sulfuric acid is added and again distillated. Then impurity of water is eliminated. Then impurity of water is eliminated. After that, solid CO2 is passed into distillate. Solid CO2 is passed into the distillate. Then impurity of nitrogen oxide is eliminated, and 98% pure sulfuric acid is obtained. This sulfuric acid is मैं सल्फ्यूरिक एसिड मुंह से निकल रहा है बेटा, सॉरी, नाइट्रिक एसिड, 98% concentrate nitric acid is obtained, which is passed through the freezing mixture. Then at -41.3 degrees Celsius, crystal of nitric acid is obtained, which is about 100% pure. which is about 100% pure. ऐसे आप लिख लेंगे। मैंने एक बार समझ लो, यानी उपयुक्त विधि से
आप हिंदी मीडियम में समझ लो। उपयुक्त विधि से प्राप्त नाइट्रिक अम्ल 50 से 7% सांद्र होता है, जिसका प्रभाजी आसवन करने पर जो मध्य भाग प्राप्त होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तत्पश्चात इसका आसवन करते हैं। आसवन करने पर जल की अशुद्धि दूर हो जाती है तथा प्राप्त द्रव में, आसवन के बाद प्राप्त द्रव में हम सॉलिड CO2 यानी ठोस CO2 मिलाते हैं, जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अशुद्धि दूर हो जाती है और लगभग 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसे हम यानी हिम मिश्रण में रखते हैं तो -41.3 डिग्री सेल्सियस पर हमें नाइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल मिल जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं जो कि 100% शुद्ध होते हैं। तो ये क्या था, ये था नाइट्रिक अम्ल का प्यूरिफिकेशन। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब एक बार हम और इसको समझा देते हैं, ये तो हमने भाषा में बताया, लिख लोगे। जैसे ये नाइट्रिक एसिड है, ये 50 to 60% कंसंट्रेटेड है। कितना है? 50 to 60% कंसंट्रेटेड है। तो जो ये नाइट्रिक एसिड हमें 50 to 60% नाइट्रिक एसिड मिला है, इसको हम क्या करेंगे, इसका बेटा हम डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमें जो इसका मिडिल पार्ट मिलता है उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो वाटर की इंप्योरिटी को एलिमिनेट करने का काम करता है। तो हम इसमें H2SO4 को ऐड कर देंगे, जिससे यहां से इंप्योरिटी ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएगी। और इंप्योरिटी ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमें जो भी मिलेगा उसके अंदर हम सॉलिड CO2 गैस पास करेंगे। सॉलिड CO2 गैस क्या करती है कि यहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड की इंप्योरिटी को यहां से एलिमिनेट करने का काम करती है। इसके बाद जो हमें मिला है मिक्सचर, उसमें लगभग 98% प्योर होगा। इस 98% प्योर को हम फ्रीजिंग मिक्सचर में रखते हैं तो हमें -41.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसके क्रिस्टल मिल जाते हैं जो कि 100% प्योर होते हैं। कहने का मतलब है कि जो नाइट्रिक एसिड हमें मिला है अबव मेथड से, इसमें इंप्योरिटी होंगी भी तो वाटर की इंप्योरिटी होंगी और नाइट्रोजन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होंगी मोस्टली, और किसी की नहीं होंगे। तो हमें वाटर की इंप्योरिटी दूर करनी है, तो यहां पर इंप्योरिटी वाटर की दूर हो गई और यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की इंप्योरिटी निकल गई। फिर हमें 98% मिल गया, लेकिन अभी भी 2% इसमें हो सकता है वाटर या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट हो। दैट्स वाई हम इसको क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें 100% प्योर क्या मिल जाता है, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। पता नहीं क्या है यार, सल्फ्यूरिक एसिड आज निकल रहा है दिमाग से, नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड पढ़ रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड को अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। रीजन इसका यह है क्योंकि अब हट गया है सिलेबस से, उसको सिलेबस से अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो उसको इतना याद करने की जरूरत है नहीं वैसे। और पता नहीं क्यों बहुत याद आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड बार बार। तो ये हो गया, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालने वाले हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्या लिखेंगे, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और हिंदी में लिखेंगे सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सधूम नाइट्रिक अम्ल। तो देखो बेटा, सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, जो हमें नाइट्रिक एसिड मिला है, समझो बात को, जो नाइट्रिक एसिड मिला है मतलब 98% प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है, क्या होता है, 98% प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है, उस नाइट्रिक एसिड को हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, यानी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को। अब जो ये सधूम नाइट्रिक अम्ल हमें मिला है, इसमें से मतलब जो भी ये नाइट्रिक अम्ल होता है 98% सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इससे बेटा धुआं निकल रहा होगा, स्मोक निकल रही होगी, फ्यूम्स निकल रही होंगी। तो ये जो फ्यूम्स निकलती हैं, ये फ्यूम्स यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की निकलती हैं। मतलब हम कह सकते हैं इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड NO2, इसके अंदर डिसॉल्व्ड NO2 होती है, यानी
आप कह सकते हो कि 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसके अंदर घुलित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 98% प्योर नाइट्रिक एसिड इज नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड NO2 गैस। तो इसमें डिसॉल्व NO2 है और इस NO2 गैस ये जो निकल रही है बाहर, इसी के कारण इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। तो जब ब्राउन है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां से ब्राउन फ्यूम्स निकलती रहती हैं। कैसी फ्यूम्स निकलती रहती हैं? ब्राउन। और बेटा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। इसके कारण स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट करता है इसी के कारण। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा, अब आप लिख लेंगे। आपको लिखना क्या है? 98% प्योर नाइट्रिक एसिड इज नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। इट कंटेन्स डिसॉल्व NO2 एंड ब्राउन फ्यूम्स due to dissolved NO2 brown fumes comes out from the acid and it act as strong oxidizing agent. अंडरस्टैंड? ये लिख लोगे। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? सॉरी हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे बच्चों? तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसमें 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल को सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, जिसमें घुलित NO2 उपस्थित रहती है तथा NO2 के कारण इसमें से भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है और यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को भी लिख लेंगे। ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को आप लिख लीजिए। इसके बाद अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो चलो हेडिंग डालो सभी लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण हम जानेंगे क्या होते हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके? नाइट्रिक एसिड की हम लिख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। आप लिख लोगे नाइट्रिक अम्ल के यानी HNO3 के भौतिक गुण, हिंदी में लिख लोगे HNO3 के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण। तो इसके हमें भौतिक गुण जानने हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हैं वो भी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज को। देखो बच्चों, क्या होता है जो एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड होता है, एनहाइड्रस वो होता है जिसमें जल नहीं होता है, वाटर नहीं होता है, विदाउट वाटर, मतलब जिसमें वाटर ना हो वो एनहाइड्रस है। बिना पानी के जो जिसमें पानी ना हो वो एनहाइड्रस है। तो जो एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। कलरलेस तो हो गए, आप समझते हो। फ्यूमिंग का मतलब उससे फ्यूम्स निकल रही होंगी। फ्यूम्स इसलिए निकल रही होती हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। कैसे भी बताते हैं। और एक चीज समझो, हमने यहां लिखा ये कलरलेस होता है। अभी हमने कहा कि उसके ऊपर जो फ्यूम निकलती हैं वो ब्राउन कलर की हल्की सी दिखती हैं। वो होती हैं किसके कारण? जो ब्राउन कलर दिखता है वो हमेशा याद रखना, एक बार क्वेश्चन भी आया है कि विच ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड। तो कौन सा कलर्ड होता है? तो वो होता है NO2। नहीं दिख रहा है, इधर लिख देता हूं, इधर थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, यहां लिख देता हूं NO2। NO2 जो होता है इसके कारण इसका ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया होगा, एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। हिंदी वाले ध्यान देना बेटा, जो निर्जल, एनहाइड्रस मतलब हिंदी में निर्जल कहते हैं, जो निर्जल नाइट्रिक अम्ल है जिसमें जल नहीं होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होगा और सधूम द्रव होगा, मतलब उसमें से धुआं निकल रहा होगा और ये NO2 के कारण ही भूरा होता है। तो हिंदी में लिखेंगे निर्जल नाइट्रिक अम्ल रंगहीन सधूम द्रव होता है, रंगहीन सधूम द्रव होता है। ठीक, पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े तो दूसरा पॉइंट ध्यान देना, क्या लिखा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट 84.1 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है वो -43.1 होता है। देखो कुछ बुक्स में और करके लिख लेना, कुछ बुक्स में बेटा आपको 42 डिग्री सेल्सियस भी शायद मिल जाए, ये कुछ बुक्स में मिल सकता है,
लेकिन 43.1 डिग्री सेल्सियस आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो लिख लेंगे इसका क्वथनांक 84 यानी 84.1 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -43.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये बेटा वाटर में सॉल्युबल होती है। वाटर में क्या होती है? सॉल्युबल। और इसका जो 68% नाइट्रिक एसिड होता है वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाता है। कैसा बनाता है? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाता है। कौन? 68% नाइट्रिक एसिड। और जो 68% नाइट्रिक एसिड होता है वो एजियोट्रॉपिक बनाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका जो अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतने, ये माइनस नहीं है, इतने टेम्परेचर पर ये क्या होता है, इसमें वाटर और नाइट्रिक एसिड दोनों वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड 68% नाइट्रिक एसिड गिव एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है एजियोट्रॉपिक का? 121। तो बेटा हिंदी वाले ध्यान दो, ये जो होता है ये जल में घुल जाता है, जल में मिल जाता है, घुल जाता है। तो जल में ये घुलनशील होता है और इसका जो 68% नाइट्रिक अम्ल होता है, 68% जलीय विलयन, यहां लिख देंगे 68% जलीय विलयन स्थिर क्वाथी विलयन का निर्माण करता है और इसका क्वथनांक 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एक ही क्वथनांक पर दोनों ही वाष्पित होने लगेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर विलियन में बताया था हमने। अब बात करते हैं फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट है। अब कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम सूर्य के प्रकाश में क्या करें, नाइट्रिक एसिड को रख दें तो बेटा ये डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज किस में हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O। ये सनलाइट में डिकम्पोजिशन तेज हो जाता है, लेकिन पहले से भी इसका थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन चलता रहता है और डिकम्पोजिशन होता रहता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता रहता है। और इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण इसमें से ब्राउन फ्यूम निकलती है, ब्राउन फ्यूम इसी के कारण निकलती है। तो ये लिखा है, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट डिकम्पोज्ड इनटू NO2, ये NO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। हिंदी में लिख लेना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह NO2 में अपघटित हो जाता है और नीचे ये अभिक्रिया लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दें, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली होता यह है कि यहां पर जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये थोड़ी स्लोली चलती रहती है, क्योंकि सनलाइट दिन में सन तो होता ही है, बहुत तेज रेडिएशन नहीं पड़ रही होती है, लेकिन एनर्जी उसको मिल रही होती है, इसलिए वो डिकम्पोजिशन की रेट होती रहती है। बस वो रेट उसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, डिकम्पोजिशन की रेट जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जिसके कारण NO2 वहां पर कम बनता है और यहां से ब्राउन फ्यूम निकलती रहती है। जबकि HNO3 जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से नाइट्रिक एसिड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो और ये याद रखना कि इसका जो 68% होता है, 68% नाइट्रिक एसिड इन वाटर, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। एजियोट्रॉपिक वो होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, और इनका कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ये याद रखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बचते हैं इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो अब हेडिंग डाल लो सभी लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग सभी लोग अपनी कॉपी पर डाल लीजिए। हम उम्मीद करते हैं नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। और देखो बच्चों, हैबर प्रोसेस, बर्कलेट-आइड प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस, यानी हैबर विधि, बर्कलेट-आइड विधि और ओस्टवाल्ड विधि, ये सभी प्रकार की तीनों विधियों को तुम्हें कतई अपने दिमाग में ऐसे करके मरोड़ के भर लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर से याद रखो, हैबर विधि और बर्कलेट-आइड विधि, ठीक है, और
इसके बाद ओस्टवाल्ड विधि, ये आपको याद रखना है। और इसके अमोनिया के रासायनिक गुण, अमोनिया के रासायनिक गुण, ये चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ये तो इंग्लिश में भी यही नाम है। तो आप लोगों को ये सब क्या करना है, पूरी तरीके से याद होना चाहिए, याद करते रहिए। यहां से क्वेश्चन बहुत आएंगे बच्चों, ये टाइम पीक टाइम चल रहा है, यहां पर पढ़ाई शुरू रखो, चीजों को याद करते रहो। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये सारे मेथड आपको याद होने चाहिए, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये आप वीडियो देखने के बाद आज यही याद करोगे, और प्लस साथ में CW भी याद करोगे, मतलब जो आपको पढ़ाया गया है वो भी याद करोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को पढ़ोगे, इतना काम आपको करना है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। और आप लोग बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो ठीक, बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।